बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वन। मैं हूं आसिफ खान और मैं हूं एक ऐसे घर में, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो आज ईद का दिन है, ईद का तीसरा रोज़ है। लेकिन ईद आपकी उम्मीद है अच्छी गुजरी होगी और आपकी आने वाली ईदें भी बहुत अच्छी हों और आप सबके साथ बहुत ही अच्छा हो। पूरे पाकिस्तान के लिए ये साल, जो ईद से ईद को हम एक साल कह रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा गुजरे। अब मैं कहाँ हूँ? मैं क्रिकेट के ऐसे खिलाड़ी के घर पर मौजूद हूँ जिसने पाकिस्तान के लिए पहला टेस्ट मैच जब खेला था पाकिस्तान ने, उसमें वो विकेट कीपर बैट्समैन थे। उन्होंने 50 बनाई थी और उसके बाद उन्होंने अपना नाम इतना ऊंचा किया पाकिस्तान क्रिकेट में कि उन जैसा या उनके हम पल्ला खिलाड़ी शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कोई आया हो। उनके घर पर मौजूद हो, लेकिन वो अब इस वक्त दुनिया में तो नहीं है, उनका इंतकाल हो चुका है 2016 में। लेकिन उनके साहबजादे और उनके पोते ने भी फ़र्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान से खेली, बल्कि उनके साहबजादे ने तो टेस्ट मैच क्रिकेट खेली पाकिस्तान से और बड़ा नाम है। उनसे आप आज के इस ईद के स्पेशल शो में आपकी मुलाकात भी कराऊंगा और भी बहुत हम बातें करेंगे। बड़ी चटपटी बातें भी हैं आज के शो में, बड़ा कुछ म्यूज़िक का तड़का भी हम कोशिश करेंगे कि लगा पाएँ और आपको एंटरटेन हम कर सकें। तो मैं चलता हूँ इनके घर के अंदर और आपको मिलवाता हूँ उन साहब से जो ईद के स्पेशल शो में हमारे मेहमान हैं। सिर्फ वो साहब नहीं, बल्कि और भी खेलों से जुड़े पाकिस्तान के एक बहुत बड़े सितारे को आज आपसे मुलाकात के लिए हमने मदऊ किया है। तो उन दोनों से मुलाकात कराएंगे और भी कुछ होगा इस प्रोग्राम में, हमारे साथ रहिए। खुश आमदेद एक मरतबा फिर, आप स्पोर्ट्स फन देख रहे हैं। आपको ईद की एक मरतबा फिर मुबारकबाद हो। ये ईद कुर्बा हमें पैगाम देती है कि कुर्बानी सिर्फ नाम की नहीं, बल्कि जज्बा भी ऐसा होना चाहिए कि कुर्बानी करें, अपने से जो कम लो प्रोफाइल लोग हैं उनका ख्याल करें, और यकीनन आप लोग करते भी हैं। तो मैं अब आ गया हूँ उस घर के अंदर। इसके बाहर मैंने आपको इंट्रो दिया था। ये घर है एक बहुत अजीम क्रिकेटर का, जो अभी दुनिया में नहीं है। मैंने आपको बताया हनीफ मोहम्मद, द ग्रेट हनीफ मोहम्मद, जो पाकिस्तान की पहली टेस्ट टीम के रुकन थे, विकेट कीपर थे वो पहले टेस्ट मैच में। उसके बाद उन्होंने 50 भी की थी उस टेस्ट मैच में, और उसके बाद तो उन्होंने बेशबहा रिकॉर्ड्स बनाए और पाकिस्तान के, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया के सफ़े अव्वल के जो बैट्समैन रहे। बहरहाल आज ईद का रोज़ है, ईद कुर्मा है, तो हम ईद के हवाले से उनके घर पर बैठे हैं। उनके साहबजादे शुएब मोहम्मद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, ये पाकिस्तान के साबिक सेलेक्टर भी रहे और सेलेक्टर भी उस टीम के जिसने 2009 में वर्ल्ड T20 कप जीता था। ये बात बहुत कम लोग शायद जानते हैं, लेकिन ये उस टीम के सेलेक्टर थे। उसके अलावा भी इनके बेशुमार रिकॉर्ड्स हैं, एक लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है, हमने देखी है। तो शुएब मोहम्मद साहब से पहले आपका तारुफ कराते हैं, फिर आगे चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई। वालेकुम सलाम आसिफ भाई, मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक और तमाम हमारे व्यूअर्स को भी हमारे घर से आप सबको ईद मुबारक। इनके साथ जो साहब बैठे हैं उनका नाम है वसीम फ़िरोज़, द ग्रेट वसीम फ़िरोज़। ये 90s लेट 80s में इन्होंने हॉकी खेली और 335-350 के करीब इन्होंने टेस्ट मैचेस, हॉकी के मैचेस को भी कहा जाता है, हॉकी के इंटरनेशनल मैचेस खेले, बेशबहा गोल स्कोर किए। पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के ये रुकन थे। उसके अलावा बार्सिलोना ओलंपिक में भी पाकिस्तान ने जब गोल्ड लिया था उसके भी ये रुकन थे। उसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे काम किए और आजकल ये भी सिलेक्टर हैं नेशनल हॉकी टीम के। और वसीम फ़िरोज़ के बारे में मैं आज ऑन एयर ये बात कह दूं कि वसीम फ़िरोज़ वाज माय हीरो एज़ वेल। जब व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, मैं इनको देखता था और ये आउटसाइड लेफ्ट खेलते थे और मैं इन जैसा खेलने की कोशिश करता था, अभी भी करता हूँ और अभी तक कोशिश ही कर रहा हूँ। वसीम भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपको भी ईद की बहुत मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद की मुबारक, और हमारे जितने भी देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, उन सबको दिल की गहराइयों से बहुत बहुत ईद मुबारक। रिलैक्स होके बैठे ना, क्या कर रहे हैं? बिल्कुल रिलैक्स हूँ और बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी, क्योंकि आज हम एक बहुत बड़े हमारे मेरे मैं उनका ख़ुद फ़ैन रहा हूँ। हनीफ मोहम्मद साहब उनके घर में मौजूद हैं और शुएब भाई हमारे साथ मौजूद हैं। तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू होगी आज इस ईद के मौके के ऊपर, और आप लोगों को पता चलेगा कि हमने ज़िंदगी में स्पोर्ट्स की हैसियत में क्या क्या कुछ किया है। नहीं, स्पोर्ट्स पे बात ही नहीं होगी आज शुएब भाई, आज स्पोर्ट्स पे बात हम कम ही करेंगे। आज आपके और भी टैलेंट्स हैं, वो सामने आएंगे। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि ईद कैसी मनाई, ये वाली ईद कुर्मा किस तरह से आपके दिन गुजरे? बस इसमें तो यही होता है कि हमारे वहाँ यूजली जो बकरा वगैरह जो आते हैं तो वो 2-3 दिन पहले ही आते हैं, बहुत ज़्यादा पहले नहीं आते। और बल्कि डैडी भी जब थे तो उस वक्त वो जैसे ही जब आते थे तो हाथ फेरना और फिर पानी वानी पिलाना, वो उनको उस तरह का शौक़ था। लेकिन बहुत ज़्यादा थोड़ा घबराते भी थे कि कहीं कोई मार ना दे सींग वगैरह। तो एहतियात ये है
वो ज़रूर करते थे। तो लेकिन ये इसी तरह वही ट्रेडिशन हमारी इसी तरह चल रही है माशाल्लाह से, और उनको बहुत मिस करते हैं ऑफ कोर्स, इसमें कोई शक नहीं। तमाम और अक्सर जो टीवी इंटरव्यूज़ वगैरह ईद के दिनों में जो हुआ करते थे पहले भी, उसमें फिर बच्चों के साथ हमारे या हमारे जो छोटे बच्चे शहज़द जब छोटा था, या शानज़े और अयान और आयज़ा शाहज़ैन, तो इन लोगों को ईद वगैरह ईदी बाँटना, और वो बड़ा मतलब एक माहौल बनता था, और यही लड़ते थे कि मुझे ज़्यादा मिली, मुझे ज़्यादा, बच्चों का तो आपको पता है। तो उस तरह के ट्रेडिशन जो है शीर खुरमे के साथ और जो कुर्बानी होती है, तो एक बड़ी यादगार हमारे पास उनकी काफ़ी सारी वीडियोस भी हैं, और कुछ लेकिन हम सब उनको बहुत मिस करते हैं। अच्छा, आपके वालिद की डेथ अभी शायद जनवरी में हुई है, जी, तो जनवरी की आपकी तो 13 ये तारीख। पहली ईद है, तो आपका ये ईद कैसे एक तरह गुजरी की ईद? है कि तो कुर्बानी है, क्योंकि कुर्बानी तो एक फ़र्ज़ है हम पे, और ईद की कुर्बान जाहिर बात है वो हम तो ईद मनाई नहीं, क्योंकि बकरा ईद भी हमने कुर्बानी के लिए कि चलो अल्लाह के उस पे राह पे कुर्बान हमने करना है। तो ईद तो जाहिर सी बात है, अभी 7 महीने हुए हैं वालिद साहब को गए हुए, तो इस 7 महीने के अंदर काफ़ी सैड रहा है, काफ़ी लाइफ ऐसा लगता है कि बिल्कुल ही एक तरह का ऐसा था कि मैंने 3 महीने का रेस्ट लिया था ऑफिस से, और इसलिए लिया था कि मैं वालदा को भी संभाला था, और क्योंकि वो भी ज़ईफ़ हैं, तो एक जाहिर सी बात है जाना तो सब ने, आसिफ इस दुनिया से कोई भी इस दुनिया में रहेगा नहीं, सब ने जाना है, और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह था फरमाया, आमीन। एक अच्छे इंसान थे, सारी ज़िंदगी हमने उनके गज़लें और महफ़िलें आपने जी भी हाँ, सुनी है, मैं भी सुनते सुनी रहे है। हैं। और जिस घराने से मैं हूँ, जो था वो गायकी का घराना था, जो आज भी मेरे जितने भी म्यूज़िशियन दोस्त हैं जो मिलते हैं, हमारे बड़े बड़े नाम हैं, वो ये कहते हैं कि आप हमारी फैमिली में से हो, मगर आप कन्वर्ट हो गए हॉकी के अंदर। अच्छा, अभी मैं आपका टेस्ट लूँगा। गायकी के घराने से आप मेरे साथ रहिएगा, इनसे मैं गाना भी सुनूंगा। आप गाना सुनाएंगे ना? बिल्कुल सुनाएंगे, गाना भी बिल्कुल सुनूंगा सुनाएंगे जी, ज़रूर। बिल्कुल। तो हनीफ साहब की आप बात कर रहे थे, खैर वो तो एक बहुत बड़ा नाम था। अब शेज़र में वो क्वालिटीज़ आपको नज़र आती हैं, शेज़र द थर्ड जनरेशन, और मैं आपको बता दूं कि एक जनरेशन ऐसी है ये जिसमें 3 नस्लों ने डबल सेंचुरी बनाई है फर्स्ट क्लास में। ये शायद आप ही हैं, दुनिया में और कोई नहीं। नहीं, एक डॉलीवुड फैमिली है लेकिन उनके रन्स भी कम है, और सिर्फ थोड़े से मैचेस वो खेले हुए हैं। लेकिन हमारा डैडी का जो हाई स्कोर तो 499 हाईएस्ट वैसे ही था वो वर्ल्ड का। ये लेकिन जब 94 तक। शेजर ने जब डबल 265 रन्स किए, तो उस टाइम के ऊपर वो उसने इक्वल किया जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था। लेकिन सुपीरियर इन द सेंस इस तरह हो गया कि रन्स भी ज़्यादा हैं और मैचेस भी ज़्यादा हैं। चलें, ये तो क्रिकेट की बात है। अब ये बताइए कि आपको कोई ईद याद आती है ख़ास जो आपके प्लेइंग डेज में हो, पाकिस्तान से बाहर हो? वैसे तो पहले तो आपको पता है कि ज़्यादा बहुत हम लोग ट्रैवल क्या करते थे, चाहे वो यूएई के टूर्स हों या वर्ल्ड ओवर, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और तमाम दुनिया, वेस्ट इंडीज़, सब जगह पे गए। लेकिन बहुत साउथ अफ्रीका में जो जिस तरह मुसलमान, सही मानों में कहना चाहिए कि जो मुस्लिम के पानी भी हमें बाहर पीना अच्छा नहीं लगता था, कि रमज़ान के दिन थे तो रमज़ानों में फिर हम अंदर जाके पानी पी के फिर बाहर वापस आया करते थे मैच के दौरान। तो इस तरह का सिलसिला। लेकिन ईद के टाइम के ऊपर हम कुछ जगहों के ऊपर, एक बांग्लादेश में एक दफ़ा हम लोग कहीं टूर कर रहे थे, तो वहाँ गए थे नमाज़ पढ़ने। और साउथ अफ्रीका में इस तरह एक दो दफ़ा का मुझे याद आ रहा है कि बकरीद आपने बस के अंदर बकरीद नहीं हुई कभी? ईद या बकरीद का डिफ्रेंशिएट इस वक्त याद मुझे मतलब बिल्कुल नहीं 30 आ रहा। साल तो हो गए आपको रिटायर हुए भी। हाँ, 1995 में बिल्कुल, तो टचिंग 30 इयर्स नाउ, तो ऐसा लगता है कल की बात है। चलिए, वसीम से बात करो। आपने तो खैर दुनिया घूमी है, आपने भी, तो आपको तो कोई ईद याद होगी ऐसी बकरीद जो आपने बाहर गुजारी हो? हम गए थे जूनियर वर्ल्ड कप खेलने की, पुरानी बात बता रहा हूँ आपको, ऐसी बात है, जी जी, एक 80s की पास की बात है। जूनियर वर्ल्ड कप में हम गए थे 1985 में वैंकूवर कनाडा, जूनियर वर्ल्ड कप खेलने के लिए। वहाँ पे ये हमने ईद बनाई थी, और हमें याद है कि हमारा जो सेमीफाइनल था वो था हमारा इंग्लैंड से, और हमने इंग्लैंड को उस दिन, क्योंकि बहुत एक ईद का समा था और सब सेलिब्रेट कर रहे थे, नमाज़ पढ़ने के आने के बाद मीटिंग हुई कि भाई इंग्लैंड से मैच है और ये मैच जीतते हैं तो फाइनल खेलेंगे हम सेमीफाइनल के बाद। तो वो हम इंग्लैंड से मैच जीते, और हमारा फाइनल में मैच पड़ा था ऑस्ट्रेलिया से, हमें याद है।
तो वो ईद सब सारे कम्युनिटी के वहाँ के जितने भी पाकिस्तानी लोग थे जो कि वैंकूवर में रहते थे, सब आए, सब ने आके जो है वो हमसे मिले। ईद की जैसे ईद का एक समा होता है और उसका एक त्यौहार होता है, उस त्यौहार में आके मिले। नमाज़ हमने मस्जिद में पढ़ी वहाँ पे, वहीं पे सब मिले और बाकायदा हमारे लिए दुआ करी कि भाई पाकिस्तान यहाँ से जीत के जाए। तो एक दफ़ा वो हमने ईद बनाई 1985 में, और एक बनाई हमने BMW से पहले, मतलब BMW ट्रॉफ़ी के बाद सॉरी हमने वो बनाई। ये हुई थी हॉलैंड के अंदर, हॉलैंड में, बिफोर ओलंपिक, बार्सिलोना ओलंपिक से पहले। बार्सिलोना जा रहे थे 92 में, उससे पहले BMW ट्रॉफ़ी थी। तो उस ट्रॉफ़ी के अंदर हमने खेलने के दौरान बीच में ये ईद का जो था नमाज ईद की हमने पढ़ी, और वहाँ पे हमारा मैच था। फिर हमें मिली वहाँ पे जर्मनी को हमने जीता, और हम याद है BMW ट्रॉफ़ी हमने लिफ्ट की। मेरी बात सुने, आप खिलाड़ियों के साथ एक मसला है, मतलब हर जगह से घुमा फिरा के आपने मैच को लेके आना है। आप भी क्रिकेट की बात कर रहे हैं, आप भी हॉकी की बात अच्छा, कर रहे हैं। हाँ, भाई, अच्छा, घूमना फिरने की बात करें। ये ईद है खाने पीने जी जी, बिल्कुल सही है। खाने पीने की बात करें, क्या पसंद है आपको? यार आप मुझे बताएं, स्पोर्ट्समैन जो है उसका एक लिमिटेड खाना होता है। नहीं, आपकी ये शोएब भाई fitness बैठे में भी इस बात को सेकंड करेंगे। दोनों की माशाल्लाह फिटनेस बहुत अच्छी है। बिल्कुल फिटनेस, दोनों की उम्र अभी 40 प्लस ही है, 40 प्लस है ना आप? 40 में डालते हैं मैं आप, और मीडिया के सामने और कम कर दें। 35 प्लस में कह देता हूँ ना, 35 प्लस, 35 प्लस, ठीक है। तो आप खाते वाते नहीं है क्या? इस ईद पे भी कुछ नहीं खाते? देखिए, वो एक होता है आपको फैमिली से मिलता है, ठीक है ना, कि भाई आपके फादर की कितनी डाइट थी, आपकी मदर की, एक हेरिटेज है कि आपको मिलता है। मुझे तो हमेशा से, मैंने बड़ा कोशिश की अपना वेट गेन करने की, यही वेट रहा है। आज भी 73, 74 हो जाता है। जब पास में खेला था तो 73, 72 था। तो वेट ऊपर नीचे आया नहीं, और अच्छा स्मार्ट ये अपना, और क्या चाहिए, स्मार्ट लुक है आपका, इतना अच्छा। मैं तो कहता हूँ कि सब जितने जो है डाइट, जो फास्ट फूड वगैरह खाते हैं, उनको फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, घर का पका हुआ खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड। इस ईद पर तो कुछ खा लें, गोश्त वोश्त। इस पे तो अब बकरे कट, जाहिर बात है, अब बकरे कटने हैं तो कलेजी बनेगी। आपको पता है कि ब्रोस्ट बन के आएगा, ये सारी चीज़ें। फिर बारबेक्यू चल रही होती। बकरे ईद पे है क्या, बारबेक्यू है, बारबेक्यू पार्टीज़ होती हैं। ये आपको सही तरीके से शोएब भाई बताएंगे कि बारबेक्यू। एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक के बाद आता हूँ मैं, और तफसील से शोएब भाई की जो इनकी खाने की शौक़ हैं उस पर बात करेंगे, और भी मज़ीद बात करेंगे। और वसीम फ़िरोज़ साहब ने कमिटमेंट दिया है मुझे प्रोग्राम से पहले कि ये गाना सुनाएंगे, बल्कि शोएब भाई भी गाना सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन, द ईद स्पेशल। आप देख रहे हैं मुझे शोएब मोहम्मद साहब के घर पे हूँ, द ग्रेट हनीफ मोहम्मद साहब के घर पे हूँ। शोएब मोहम्मद साहब से ब्रेक पे जाने से पहले मैंने पूछा था कि आप की कोई ख़ास फरमाइश आप करते हैं इस ईद के हवाले से, कुछ खाना जो आपको आसिफ भाई, काफ़ी टाइम से हमारे वहाँ एक दो चीज़ें बहुत मशहूर हैं जो लोग बहुत पसंद करते हैं, लोगों का कहना ये है। और मुझे भी पर्सनली, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बाहर से ज़्यादा वो चीज़ें यहाँ घर की, एक हलीम है और बहुत स्पेशल तरीके से बनती है, और लोग बहुत ज़्यादा फरमाइश करते हैं कि वो जब बने तो हमें ज़रूर बुलाना, या हमें बुलाइएगा। हाँ, ज़रूर आपको भी बुलाएंगे इंशाल्लाह। और एक शादिया ये बनाती हैं हांडी के अंदर, मिट्टी के बर्तन के अंदर गोश्त की एक डिश बनाते हैं, वो भी बहुत लोग पसंद करते हैं। तो मैं बस आई एम वेटिंग फॉर इट कि आज शाम को ये तैयार हो और मैं उसको चख सकूं। हाँ हाँ, I'm आई एम craving for श्योर, it. वाकई बहुत अच्छा होता है वो। तो ये मतलब इस तरह ये ख़ास डिश है आपके यहाँ की, या कुछ और आपकी ख़ास डिश, मतलब जिस तरह से सिंध के लोग कुछ बनाते हैं, पख्तूनख्वा के लोग कुछ बनाते हैं, पंजाब के लोग कुछ बनाते हैं, बलूचिस्तान के लोग कुछ बनाते हैं, इस तरह की ख़ास डिश है? नहीं, मेन जो डिश है वो मैंने आपको बताया, जो हलीम जो था वो डैडी को भी बहुत पसंद थी। तो वो हमारा एक कुक जो था, जो अबाउट 30 इयर्स के करीब, आलम, जो यहाँ बांग्लादेश से आए थे तो अब चले गए वापस, उनके हाथ की डैडी को हलीम बहुत पसंद थी। तो फिर जब वो चले गए यहाँ से तो फिर वापस हमने उनको कॉल करके उसकी रेसिपी हमने कोशिश की कि वो बने, और वो वाकई बहुत अच्छा फिर बनना शुरू हो गया, और हम अब उसी तरह की कुर्बानी आप खुद करते हैं अपने हाथ से? हाँ, अब लेकिन वो पिछले 2-3 साल से, पहले मैं बहुत थोड़ा सा घबराता था, लेकिन ये कि अब फिर भी हिम्मत करके छुरी मेरे हाथ में ही होती है। वसीम भाई, आप कुर्बानी खुद करते हैं अपने हाथ से? ऑलमोस्ट ये होता है कि जो साथ जो हमारे कसाई होते हैं तो उनसे हाथ फिरवाते हैं, तो हाथ पकड़ के वो कहते हैं जी अब यहाँ से आप। हिम्मत नहीं होती है? हिम्मत होती है, मगर ये कि
मैंने तो बाज़-औक़ात खुद भी की है, उन्होंने गर्दन पकड़ी है अपना क़िबले की तरफ की और अल्लाह अकबर करके और कुर्बानी हो जाती है। तो इस तरह से हुई है कुर्बानी, ज़्यादातर ऐसी ही हुई है जितना की है। कुर्बानी का 2 असल या में 3 बकरे काटने होते हैं, वो यही होता है कि भाई नमाज के फ़ौरन बाद आपने जो है वो कुर्बान कर देनी होती है अपनी। तो कुर्बानी का असल में पैगाम क्या, आप क्या देना चाहेंगे लोगों को कि कुर्बानी से ये पैगाम आप दिए या ये मैसेज है कुर्बानी? देखिए, आपको तो पता है कुर्बानी हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है ना। हम सब लोगों पे, जितने भी मुसलमान भाई हैं हमारे, उन पे कुर्बानी जायज़ है और फ़र्ज़ है। और बासी हैसियत होने की हैसियत से जो लोग नहीं कर पाते, इनके जो आपको पता है कि कुर्बानी का बकरा लेने में लोगों के इतने अखराजात नहीं होते कि बकरा ले पाएँ, फिर वो हिस्सा डलवाते हैं। जैसे गाय में डलवा दिया या ऊँट में डलवा दिया या बकरों में, ये होता है। मैंने देखा है कि कंबाइन करके भी कर देते हैं अपना। मैं ये तो कहता हूँ कि कुर्बानी पैसे जमा करते हैं पूरे साल जमा करके फिर वो कुर्बानी करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि हमारी हुकूमत से मेरी एक दरख्वास्त है कि खुदारा ये जो इतनी कुर्बानियाँ होती हैं उस पे जो इतने कुर्बानी के रेट बढ़े होते हैं, उनको कम से कम उसका एक SOP बनाना चाहिए, उसको सब्सिडी देनी चाहिए, उसको कम करें, ताकि हमारे गरीब गुरबा लोग जो इनकी इतनी आमदनी नहीं है, इतनी सैलरी नहीं है, वो कैसे कुर्बानी। ये तो एक नया पैगाम दे दिया शोएब भाई इन्होंने, ये आप भी इसको तायद करेंगे इनके इस पैगाम की कि हुकूमत को कुछ करना चाहिए? नहीं, ठीक है, वो अपनी मर्ज़ी जब चलाते हैं ना, जो बेचने वाले जो आते हैं, नेचुरली वो अपना, उनका पूरे साल का वो एक ही मोटो होता है कि साल में बकरा ईद आएगी तो हम पैसे कमाएंगे और इस किस्म के। और जो तमाम जो दूसरे बिजनेसमैन हैं वो पूरे साल ही वो काम कर रहे होते हैं पब्लिक से। जब रमज़ान आते हैं तो आपको पता है कैसी चीज़ें महंगी हो जाती हैं, तो वो चीज़ें ऑफ कोर्स गवर्नमेंट हैज़ टू लुक इनटू इट, और एट वन टाइम और द अदर इसको थोड़ा सा कुछ स्ट्रिक्ट मेजर ज़रूर करने चाहिए, वरना हर इंसान नहीं कर सकता। और ये एक्सेस तकरीबन हर इंसान के लिए आसान होना चाहिए रादर देन बीइंग डिफ़िकल्ट एवरी ईयर राउंड। तो ये चीज़ डेफिनेटली देखने वाली है ज़रूर। वसीम भाई तैयार है आप? आपका गला तैयार है? गला तो ये DNA है, फादर से मिला है, थोड़ा बहुत फरमा किसी लेते हैं। किसी वक्त भी मैं आपको कह सकता हूँ मेरी ऑडियंस तैयार है देखिए वो आपके आवाज़ सुनने के लिए, लेकिन अभी रुक जाए, हाँ, थोड़ा सा गलत तर कर लें। अब लोगों को इस ईद के मौके के ऊपर, ये बकरा ईद के मौके के ऊपर कुछ उनको नई चीज़ भी चाहिए, तो आप ये नई चीज़ मुझसे अदा करवा रहे हैं। नहीं, नई चीज़ भी हो। तो आपको कभी सुना नहीं किसी ने गाना गाते हुए? ये अब हमने तो जो जितना भी गाया है, ये मैं तो शोएब भाई के घर में ज़्यादातर हुआ है, और यहाँ से इंटरेस्ट मेरा बढ़ा है। यकीन करें कि इतनी महफिलें यहाँ हुई है। और ये मैं बताऊँ कि ग्रेट लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद साहब मेरे फादर के बहुत बड़े फ़ैन थे, यहाँ तक कि जो मदर हैं शोएब भाई की, चमचम, वो भी बहुत शौकीन है। मेरे फादर को, मुझे नहीं पता, मुझे बाद में पता चला शोएब भाई की ज़बानी कि डैडी ने यहाँ कई महफिलें कर दी क्लासिकल अंदाज में, ठुमरियाँ हैं, दादरा है, वो क्लासिकल महफिलें गज़लों की एक अंबार लगा दिया। और बहुत अभी से नहीं, बहुत पहले से, ये तो मैं मेरे पैदा होने के से पहले की बात बता रहा हूँ आपको मैं। नहीं, आपके यहाँ रेगुलर होती है म्यूज़िक की महफिलें रेगुलर होती हैं? एवरी नाउ एंड देन जब थोड़े से दोस्त जमा होते हैं और वो कहते हैं कि यार कुछ अल्लाह गुल्ला होना चाहिए, तो फिर काफ़ी, इसलिए कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स जो हैं वो सारे इसी फील्ड के उसमें से हैं, तो एक्सेस आसान है उन तक पहुंचना। और वो बीइंग फ्रेंड्स, तो वो जब आते हैं बैठते हैं तो हल्का गुनगुनाना समझ लें शुरू, तो एक दफ़ा जब गुनगुनाया तो फिर वो तो हैं ही आर्टिस्ट, फिर वो वहाँ से फिर महफिल एक तरह से शुरू। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो कोई साहब USA से आए हुए थे, और सादिक मोहम्मद साहब भी थे, मुश्ताक मोहम्मद साहब भी थे, और उन्होंने तो डांस भी किया था। आपने भी डांस किया था वैसे? हाँ, वो वेस्ट इंडियन एक सिंगर हैं, आर्टिस्ट हैं, वो एमिल बोडे के नाम से। तो वो उन्होंने एक क्रिकेट टीम ट्रैवल कर रही थी यहाँ पाकिस्तान में कुछ मैचेस के, तो उन्होंने उनको लेके आए हुए थे साथ, तो उन्होंने घर पे परफॉर्मेंस दी और वो बड़ा आपने देखा कि कितना हल्ला गुल्ला उस दिन हुआ। और उस दिन डांस भी किया था आपने? डांस करने का तो मैं नहीं कहूँगा, मुश्ताक अंकल सारे सब, इसलिए कि वो क्लिप्स म्यूज़िक इस तरह का है कि वो इतना रिदमिक है कि बंदा की बॉडी जो है वो मूव करना शुरू हो जाती है थोड़ी देर में। और जो वेस्ट इंडीज़ जो लोग गए हैं या वेस्ट इंडियन म्यूज़िक पसंद करते हैं, तो वो इस चीज़ से बिल्कुल वाकिफ़ हैं जो मैं कहना चाहता हूँ। वेस्ट इंडीज़ तो हॉकी टीम नहीं गई पाकिस्तान की कभी? वेस्ट इंडीज़ की हॉकी टीम है वहाँ पे, नहीं, पाकिस्तान की हॉकी टीम तो वेस्ट इंडीज़ नहीं गई, मगर वेस्ट इंडीज़ की हॉकी टीम है, हॉकी खेली जाती है।
मगर वो क्वालिफाई नहीं कर पाती, क्योंकि वहाँ उस रीजन के अंदर, जो कि क्योंकि अमेरिका करीब है, मैक्सिको है, यहाँ दुनिया में हर जगह हॉकी होती है, मगर वो क्वालिफाई नहीं करती वर्ल्ड लेवल जैसे होते हैं 12 बेस्ट ऑफ 16, बेस्ट ऑफ ये जो हमारे 12 होते हैं, जो साइड होती है हमारी दुनिया की, उसमें क्वालिफाई नहीं कर पाते वो। तो वो 18वें 29वें नंबर पे, 30वें नंबर पे खड़े हुए हैं दुनिया के। कभी ना कभी ऊपर आएगी जब खेलेंगे, शौक डेवलप लेकिन होगा। वेस्ट इंडीज़ का अपना म्यूज़िक, अपना वहाँ का कलर, जिस तरह से ये बता रहे हैं, अब वहाँ तो म्यूज़िक बड़ा, म्यूज़िक तो वहाँ पर शायद आवाम में उनका है। एक सिंगर था, मेरे ख्याल है, क्या नाम था उनका, बॉब मार्ले। बॉब मार्ले। वो बड़ा, मैंने उसको सुना है, बहुत हिट अपने ज़माने में हिट। अब पता नहीं वो है अरे या नहीं है। उनका जो फास्ट बॉलर था एम्ब्रोज, वो भी अब सिंगिंग कर रहे हैं, वो भी म्यूज़िक बजाते हैं। एमरोज ने गाने, हाँ गाना वैसे बाकायदा गाना हिट हुआ है उसका, बड़ा अच्छा है, क्रिकेट के ऊपर ही किया है और गाना। फिर वो डीजे जो ब्रावो है, ब्रावो, हाँ। ड्वेन ब्रावो ने भी जी चैंपियन क्या था? चैंपियन उसने जो गाना गाया, तो वहाँ तो म्यूज़िक उनके ब्लड में है। लेकिन म्यूजिक आपके तो आपके भी हमारे ब्लड यहाँ, में है। देखिए हमारे यहाँ ये है कि मैं आपको बताऊँ, हम भी इंडिया से कम नहीं हैं। मैं आपको बताऊँ, हमारे जितने भी आर्टिस्ट हैं सब इंडिया में जाके गा के आए हैं। देखिए हमारे इंडिया यहाँ- पाकिस्तान का कंपैरिजन तो है ही नहीं नहीं ना। है ही नहीं, ये तो वहाँ बात है। पर यहाँ पर म्यूज़िक टॉप क्लास है। टॉप क्लास है बिल्कुल। और सारे हमारे म्यूजिशियन उनके यहाँ से जा रहे हैं। आसिफ, उनके यहाँ ना एक हम हमारी ईद के समा के ऊपर हम कहाँ गज़लों में चले गए, मगर ये है कि मैं अपने जितने भी देखने वाले हैं उनको बताऊं कि पाकिस्तान के टॉप मोस्ट गज़ल नवाज वहाँ इंडिया में नहीं है कोई भी। नहीं वो नहीं यहाँ है। गज़ल यहाँ से अरे शुरू हुई नहीं, अब इंडिया की आपने बात कर ली तो मैं आपको बता दूं, जगजीत सिंह साहब यहाँ आए थे पाकिस्तान, ये 2003-04 की बात है। मैंने उनको कवर किया था, उस वक्त मैं जिस टीवी में काम करता था, तो मैं चला गया था। तो खान साहब, मेहदी हसन खान से वो मिलने गए, कि मैंने आंखों से देखा है कि वो बराबर नहीं बैठे खान साहब के, वो नीचे बैठे। मेहदी हसन खान साहब के वो नीचे बैठे, तो ये थी इज्जत। मतलब देखिए ना क्या क्या ये नाम है इज्जत। पाकिस्तान के थे। मतलब मैं अपने फादर की अगर बात बताऊं तो मेहदी साहब के साथ बहुत क्लोज थे, ठीक है ना, और काफ़ी इनकी बैठ के आपस में जुगलबंदी होती थी, या कुछ आपस में कोई लिरिक्स वगैरह होती थी, उस पर बाकायदा डिस्कशन होती थी। वालिद साहब मुझे बताते थे कि मेहदी साहब के साथ तो मेरा बहुत क्लोज रहा है, उनके घर में भी रहते थे वो वालिद साहब, आना जाना बहुत था। तो वो तो खैर अब इस दुनिया से वो आर्ट लेके चले गए, मगर उन्होंने कहा बेटा इस आर्ट को ज़िंदा रखना है किसी न किसी तरीके से, अगर किसी भी तो तरीके से। आपने अपना म्यूजिक स्टूडियो बना लिया? मैंने उनके लिए म्यूज़िक स्टूडियो बनाया था। घर मैंने जो जब लिया तो भी हमारे मरहूम उमर शरीफ साहब का घर, जाते जाते मुझे अपना घर दे गए कि भाई इसको तैयार कराना, जब मैं आऊँगा तो देखूँगा वसीम। मगर वो आ नहीं सके, उससे पहले ही जब हम शिफ्ट हुए तो उससे पहले वो जा चुके थे। तो उनके जाने के बाद मैं घर में शिफ्ट हुआ था, उमर शरीफ की डेथ के बाद। तो उमर भाई से मैंने घर लिया था। उमर शरीफ साहब का घर आपके उमर पास? शरीफ साहब का घर लिया था, पूरा ऊपर पर डिज़ाइन किया, एक हॉल बनाया 2 कमरे तोड़ के वालिद साहब के लिए। उसमें सिर्फ 3 महफिलें हुई, उसमें शोएब भाई भी हमारे उस महफिल में थे। 3 उनमें वहाँ पे उनने 3 आइटम हमारे हुए थे, और वो 3 उसके बाद प्रोग्रामों के बाद उनकी डेथ हो गई। तो वो उन्होंने कहा था बेटा इसको कंटिन्यू रखना, क्योंकि काफ़ी कुछ सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे, काफ़ी बाहर से मंगवाया। उसमें काफ़ी चीज़ें, इंटरनेशनल हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, उसमें ऑर्गन्स पड़े हुए हैं, सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब बात यह है कि कभी कभी उसको हम जो है सारे हमारे दोस्त, या जैसे शोएब भाई हैं, हमारे सारे दोस्त मिलके कभी ना कभी हम कोई तो वहाँ पे महफिल रचाते हैं। आपकी महफिलों में क्रिकेटर कौन कौन होते हैं? खिलाड़ी तो मैं बाद में पूछूंगा, क्रिकेटर्स कौन कौन होते हैं? सरफराज को 2-3 दफ़ा बुलाया है। वैसे जब डैडी थे तो एक उनकी बर्थडे सेलिब्रेट करने उनमें तो यूनुस भी आए थे, मिर्जा भी आए थे, अजहर भी आए थे, मोइन खान भी आए थे, इसमें तो मैं भी था। नईर अब्बास साहब, शाहिद आफरीदी, शोएब अख्तर, ये तमाम सब लोग, और इसके अलावा भी सलमान भट्ट थे, अब्दुल कादिर आए थे। मैं भी था सर, मैं भी। हाँ, नहीं आप तो बिल्कुल, हाँ सलीम जाफर उसके अंदर। चलें, आप हॉकी वालों से भी मैं पूछ लूँगा, हॉकी स्टार भी तो आते हैं ना, वसीम फिरोज़ आते हैं और भी आते हैं, हॉकी स्टार भी आते हैं, और कौन कौन आता है, क्या क्या होता है? इस्लाह भाई द ग्रेट, समीउल्लाह साहब द ग्रेट, हनीफ खान साहब द ग्रेट। मैं और भी बात करूँगा इस शो में। अब आखिरी सेगमेंट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और आखिरी सेगमेंट में ज़रा थोड़ा सा म्यूज़िक होगा, और दोनों ही मेरे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो दोनों ही आपको अपनी आवाज़ का जादू भी सुनाएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्पोर्ट्स वन स्पेशल फॉर ईद उल अज़हा। आपके सामने लेकर मैं आया हूँ, ये आखिरी सेगमेंट है। मेरे दोनों पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, दोनों ही तरोताज़ा हैं, हो रहे हैं। वसीम फिरोज़ साहब खैरियत है, ठीक ठाक है अभी तक आप? बस अभी तो आप जो आपने सोचा है ना शरारत, वो तो आपने कर ली है।
अब लोगों को दिखाना पड़ेगा थोड़ा सा कि भाई ये जो है कैसे गुनगुनाते हैं, क्योंकि हम तो शुएब भाई के घर में हमेशा नहीं, आके यहीं यहाँ से पे यहीं आज से शुरू आप किया है। शुरू करेंगे, तो फिर आहिस्ता मैं आहिस्ता गाना आपको भी कर लिया। 5 मिनट का वक्त देता हूँ। चले पहले ये बता दें, चले अच्छी बात है कि जो नौजवान नस्ल है हमारी, वो उसको इस ईद से क्या सीखना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या सीखना चाहिए? देखिए, एक तो पुराने हमारे जो तौर तरीके थे वो तो ख़त्म हो गए, जो अदाब और तहज़ीब थी वो मुझे अब नज़र नहीं आती बच्चों में, क्योंकि हम अपने बड़ों से डरते थे उस ज़माने में और बहुत कुछ उनसे सीखते थे, ठीक है ना, कि जाते हुए आपने हाथ मिलाना है, सलाम करना है, या डरते थे हम कि भाई अगर हम वहाँ कोई कमरे में खड़ा है तो मामू सामने खड़े हैं तो निकल जाएं सामने से, डर के मारे जाते नहीं थे करीब। वो तौर तरीके ख़त्म हो गए, वो जनरेशन हमारी, क्योंकि अब मोबाइल और अपना एडवांस मीडिया का ज़माना है और बहुत फास्ट हो गया है हर चीज़। तो मेरा ख्याल है ये हमारी जितने भी सुनने वाले हैं ईद उल अदा के मौके के ऊपर, बकरा ईद पे, ये अपने हमारे जितने भी यंगस्टर हैं उनको ये करना चाहिए, अपने बड़ों की बहुत ज़्यादा तमीज़ और तहज़ीब में रहना चाहिए, उनका अदब करें और उनसे मोहब्बत से पेश आएँ और साथ उनसे कुछ हासिल करें जो हमने अपने बड़ों से हासिल किया था। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे जो यंगस्टर हैं वो अपने बड़ों से कुछ हासिल नहीं कर रहे। हासिल करना चाहिए, अगर हासिल करेंगे तो आगे बहुत कुछ उनको मिल जाएगा और ये अजर है हमारा। आज कुछ आप पालोगे कुछ तो इंशाल्लाह आगे आप जो है उसको और गिफ्ट बड़ों कर में सकोगे। आपके रिश्तेदार नहीं है शामिल? रिश्तेदार आपके सारे, खिलाड़ी जो पूरे आपको मैंने देखा है, मैं बता रहा हनीफ हूँ खान की आप कैसे इज्जत करते देखिए, हैं? आज भी मैं बताऊँ आपको, हमारे अब जो मैं फेडरेशन का हिस्सा हूँ, आज मैं अपनी सामने कह रहा हूँ ये हॉकी फेडरेशन के बच्चों को कि अपने बड़ों से आप जाके खुद मिलें। हम जाते थे तो कलीमुल्लाह समीउल्लाह से जाके मिलते थे, जाके डर डर के कि भाई इनसे जाके कुछ सीख लें। आजकल का बच्चा मैंने देखा वो सीखने नहीं आता बिल्कुल, वो अपने तुरम खान और अपने आप में बने होते हैं तुरम खानी के भाई हम खुद कर लेंगे। नहीं कर सकते जब तक आप बड़ों का ब्लेसिंग न लें या उनकी आप सरपरस्ती में ना आएँ। तो सरपरस्ती में आना पड़ेगा और आपको सीखना पड़ेगा। इतना बड़ा खिलाड़ी पाकिस्तान से 12 साल खेल गया और आप अभी जुम्मा 8 दिन आप आए हुए, आपको टीम में हुआ नहीं है और आपने आके सर पे रखनी, बड़ा गलत है। आपको बच्चों को सीखना पड़ेगा और ये कोचेस का काम है कि ये अपने सीनियरों की रिस्पेक्ट करवाएं, ठीक है ना। रिस्पेक्ट कराएंगे तो फिर पाकिस्तान के उस सतह पे जाएंगे और विक्ट्री स्टैंड पे जाके आप हर शुएब भाई, मेडल हासिल करेंगे। आपका क्या मैसेज है फॉर द यंगर जनरेशन ऑफ पाकिस्तान? इतनी बड़ी कुर्बानी जो 1400 साल पहले जो की गई, एक मैसेज था कि और बेतहाशा इस्लामिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो उसको रिवाइज करने का पॉइंट, वैसे तो थ्रू आउट द ईयर होता है लेकिन इसके अंदर बहुत से मैसेजेस हैं कि एक दूसरे को हेल्प करना, अपने जो पुअर एंड नीडी हैं उनको, हो सकता है कि यू नेवर नो कि उनको कितने साल में कितनी दफ़ा ये चीज़ों का मौका मिलता हो कि गोश्त खाने का या उनको हेल्प करने का, किसी को बताए बगैर हेल्प करना, फिर अपने बड़ों से एट द सेम टाइम लव लेना। पहले आपके जो सीनियर सिटीज़न जो आपके घर में आपके दादा दादी नाना नानी वगैरह जो रहते थे, उनको मैक्सिमम टाइम आप दें, उनसे एक लव एक्सट्रैक्ट करें, उनसे लाइफ एक्सपीरियंसेस सीखें। ज़रूरी नहीं है कि कोई वो हार्वर्ड के पढ़े होंगे तो आपको कुछ सिखाएंगे, वो अपने लाइफ एक्सपीरियंस से आपको बहुत अच्छी चीज़ बता सकते हैं विच कैन हेल्प यू ऑल थ्रू आउट योर ओन लाइफ और आपके बच्चों को भी फ़ायदा हो सकता है। तो इस किस्म की चीज़ें, हेल्थ कॉन्शियस होना चाहिए। आप आज होंगे तो आपके बच्चों में वो चीज़ ट्रांसफ़र होगी विच वुड अगेन हेल्प देम इन अ बिग वे। तो हेल्थ कॉन्शियस होना, फिटनेस के लिए ज़रूर वो एम्फेसिस होने चाहिए कि यू गॉट टू टेक टाइम आउट फॉर योर ओन सेल्फ, एटलीस्ट फॉर एन आवर, हाफ एन आवर, 45 मिनट्स एवरी डे। तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और एक दूसरे को लव बांटने से आपको सुकून मिलता है विच कैन नॉट बी बॉट बाय मनी ओनली। पैसों से आपको लव नहीं मिलता। आप दूसरे लोगों को जो हेल्प करते हैं, दैट इज़ द की पॉइंट। जो बिलियनर्स हैं उनसे अगर एक जवाब, अगर इस किस्म का सवाल करके जवाब मांगे तो वो कहते हैं कि हमने जब दूसरों को चीज़ें दी, उनको हेल्प की, तो हमें वो खुशी जो मिली जो आज तक किसी और चीज़ में नहीं मिली। तो वो उनका लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, उससे तमाम नेशन को, दुनिया को फ़ायदा उठाना चाहिए। इस तरह के जो गोल्डन वर्ड्स हैं, जैसे कि आप उस फ्रेम ऑफ प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आते नहीं, तो आपको नहीं पता एटलीस्ट, लेकिन जो लोग आए हैं गिनती के हों बेशक दुनिया में,
लेकिन उनसे कोई चीज़ अगर आप फ़ायदा उठा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि कोई लाख रुपए आप देंगे तो आपको खुशी मिले। आप 10 रुपये आप चल के जाके किसी को खाना कोई चीज़ दे देंगे या आप हाथ में पैसे देंगे, तो इस किस्म की चीज़ें मैं समझता फिलॉसफर हूँ। हैं ये शोएब मोहम्मद साहब। कितनी अच्छी आप कितनी देखें अच्छी बात शोएब है। भाई की गाइडेंस हमारे यंगस्टर तक गई है और कितनी अच्छी गाइडेंस है। ये घर से मिलती है ना सारी चीज़ें। आपको ये ख़ानदानी लोग जो होते हैं जो पीछे चले आ रहे हैं अपने फोर फादर से लेते हुए, वो आपको मिलते। हमारे भी यही है कि फोर फादर से लेते हुए आए, जब भी तो पाकिस्तान की उस सतह पे पहुँचे, वरना नहीं पहुँच पाते। हम 2 साल खेल के 3 साल खेल के हम घर बैठा होता मैं। हाँ, ये आज कोई- ये वर्ल्ड कप जितवाया या चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई या एशियन गेम जितवाया है, या शोएब भाई ने इतने टेस्ट में सेंचुरियाँ मारी हैं और अपने फादर का नाम बुलंद किया है, शोएब भाई के हनीफ भी मोहम्मद अपने रिकॉर्ड साहब का। हैं। शोएब भाई तो आईसीसी के एक ही वक्त में बेस्ट फील्डर और बेस्ट बैट्समैन, और मैं आपको एक बात बताऊं आसिफ, बेस्ट फील्डर बेस्ट बिल्कुल। बैट्समैन कोई भी नहीं रहा। थोड़ा मैं आपके तवक्कुल से एक बात कर सकूंगा, क्योंकि हमारे ये पीसीबी के बोर्ड वाले भी देख रहे हैं और हमारे पूरी आवाम देख रही है आज का आपका ये ईद का शो। बहुत बड़ा अलमिया है ये कि इतना बड़ा बाप का बेटा स्टार, ठीक है ना, हनीफ मोहम्मद साहब के साहबजादे जिन्होंने अपना एक अलग से नाम बनाया, ठीक है ना, फादर के होते हुए, और बेस्ट प्लेयर रहे। खान साहब के ज़माने में खान साहब के साथ भी खेले हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो एक्स थे। मैं कहता हूँ इनकी ये सर्विस लेना चाहिए। घर बिठाया हुआ है यार। मैं पाकिस्तान टीम का सिलेक्टर हूँ, मुझे खिदमत मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना, फेडरेशन को। ये घर बैठे हुए हैं, इतना बड़ा नाम हो के आप इनसे खिदमत लें यार। ये बच्चे निकालें, सुने, ये बच्चे निकालें पाकिस्तान के लिए, फील्डर्स निकालें, ये होना चाहिए प्लीज़। गाने की तैयारी कर लें। बिल्कुल। आपने मगर ये बात मेरी सही लगी आपको? बिल्कुल सही लगी। रमीज राजा साहब से मुलाकात हुई थी ना अभी आप लोगों की सबकी, कोई खास बात हुई उसमें? जल्दी से बता दें। नहीं, उसके अंदर ख़ास नहीं, काफ़ी चीज़ों के ऊपर, एस्पेक्ट के ऊपर बात हुई। अलग अलग पॉइंट जो कराची के इश्यूज़ थे या बोर्ड में जो इश्यूज़ हैं, जो जो प्लेयर्स जो फील करते हैं, नेचुरली रमीज़ तो सुन रहा था और उसने ही वाज वेरी वेलकमिंग टू एवरी प्लेयर कि किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे कमरे में बगैर बताए भी आ सकता है। तो ही मेट एवरीवन विद ओपन आर्म्स और उसने कहा है कि फिर इन जो पॉइंट रेज हुए उनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। कोई पॉइंट आप बता सकें या इट वाज अ टॉप सीक्रेट? नहीं, कुछ टॉप सीक्रेट की बात नहीं है। आप तो ओपन बुक की तरह हैं, सारे पॉइंट्स हैं। बेसिकली लोगों ने अप्रिशिएट किया कि जो पेंशन वगैरह के जो पैसे जो बढ़ाए, एक वो बहुत अच्छी चीज़ थी। फिर उन्होंने बताया कि बहुत से अबाउट 237 प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं हु आर इन्वॉल्व विद पीसीबी, और बहुत से जो फ्यूचर प्लान्स हैं उनके, जो जूनियर लीग आ रही है और उसके अलावा कुछ और चीज़ें जो बताई वो बहुत अच्छी थी। और लेकिन जो इश्यूज़ जो पाकिस्तान के जो रहे हैं वो उसके ऊपर भी डिस्कशन हुआ। उन्होंने कहा कि हम मैं इसको बाद में करेंगे। नेचुरली उस वक्त तो वो मीट एंड ग्रीट था, लेकिन वो मीटिंग कुछ और शक्ल में बदलती चली गई और लोगों ने अपने ग्रीवेंसेस और इश्यूज़ पॉइंट आउट करने शुरू कर दिए। लेकिन ये कि इट वाज अ वेरी हेल्दी डिस्कशन और आई एम श्योर इट वुड बी वेरी फ्रूटफुल फॉर पाकिस्तान चले क्रिकेट। वसीम भाई, कौन सा गाना सुना रहे हैं आज आप? ईद का मौका है, ईद का ज़रा खुशियों भरा गाना सुनाएं। वतन भी हमारा ईदी में शुमार है ना, ये पाकिस्तान जो है, हाँ हाँ बिल्कुल। इसी पे तो हमारी ईद हो रही है। तो वतन का एक गाना था और जो गाना गाया हमारे उस्ताद, आपको पता है कि अहमद अली ख़ान साहब का एक गाना था। 2 अंतरा स्थाई सुना दूंगा मैं। ये गाना तो खैर उस ज़माने से चला आ रहा है और इसी से लोगों के जज्बे बढ़ते आए। तो ये गाना है अहमद अली साहब का और मैं जो है थोड़ा सा एक सुनाते हैं। ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन प्यारे वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन। ये एक गाना था, छोटा सा, थोड़ा गुनगुनाया। तो आप और दूसरा भी था मेहदी साहब का एक, सुना दीजिए। तेरे संग रहने की पाई है मैंने कसम, दुनिया रहे ना रहे, संग संग रहेंगे हम। ये ईद के मौके ये पे नाहिद अख्तर शायद ये नाहिद अख्तर और मेहदी साहब दोनों का जो था। ये तो बहुत पुराना गाना है, आज के नौजवानों के लिए कोई गाना नहीं है आप?
आपके लिए अब ये शोएब भाई आपको शोएब सुना भाई देंगे आप भी गाना, सुनाएंगे? शोएब भाई का एक- चलें सुनाएं, शोएब भाई आपको सुनने के लिए बेताब है अब हम। देखें, सारी चीज़ें पाकिस्तान ने हमारे को दी हैं और जितना दुनिया में नाम और अल्लाह का बहुत करम हमेशा हमारी फैमिली पे, हम पाकिस्तान पे रहा है, तो इसके लिए तो हमारे मरहूम दोस्त जुनैद जमशेद का मुझे वो गाना बिल्कुल याद आ रहा है इस मौके पे, जिसमें है ऐसी ज़मीं और आसमां जिनके सिवा जाना कहाँ, आप भी गए बढ़ती रहे ये रोशनी, चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान, जा जा पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान, दिल दिल पाकिस्तान। ये था ईद का स्पेशल शो फ्रॉम द प्लेस ऑफ शोएब मोहम्मद। मेरे साथ मौजूद थे शोएब मोहम्मद के अलावा वसीम फ़िरोज़। हमने चलते चलते बहुत सारी हमने बातें की और आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद के एक तराने से हमने अख्ताम किया, जो कि बहुत मशहूर तराना है। आपने प्रोग्राम देखा, आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसको यूट्यूब जो हमारा सेगमेंट आता है उसमें लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने कमेंट से भी हमें आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज़।